इतना आज 100 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो उसको पागल कुत्ता तो काटा नहीं है कि वो 100 करोड़ को वसूल नहीं करेगा, तो पहले वो वसूल करने में लग जाता है। इनको खाली अपना टीएडीए मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, अपना मौज कर रहे हैं। कोयला है, हीरा है, सोना है, हर चीज़ है। खनिज संपदा से भरपूर है छत्तीसगढ़। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे ही कुर्सी मिलती है, कुर्सी मिलने के बाद सोचता है मैं अपना कैसे बनाऊं, मैं इसको ऐसा अपना कैसे उपार्जन करूं, जनता का करूं, ये चीज़ तो उनके दिमाग में ही नहीं आता। तो जो आता है वो अपने भरने में लग जाता है। नमस्कार, मैं हूं गेंदलाल शुक्ला और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। इस समय हम कोरबा के कुछ बुजुर्गों के बीच मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 23 साल पहले बने छत्तीसगढ़ में हालात कितने बदले हैं। मध्य प्रदेश के समय भी छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अस्तित्व था। उस समय छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति क्या थी, और आज 23 साल बाद जब छत्तीसगढ़ 23 साल का युवा राज्य हो गया है, तब छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन आया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस परिवर्तन के बारे में। राम सिंह जी, आपने मध्य प्रदेश का समय भी देखा है और 23 साल पहले छत्तीसगढ़ बना, तो पिछले 23 साल से आपने छत्तीसगढ़ को भी देखा है। तब में और अब में अंतर कितना महसूस करते हैं आप? तब छत्तीसगढ़ की क्या हालात थे और आज छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अंतर तो देखिए आया है थोड़ा सा, लेकिन उस समय कोरबा जिला और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश में आता था, इसकी राजधानी होती थी भोपाल। इसके लिए वहाँ हर काम के लिए अपने को भोपाल की तरफ मुंह देखना पड़ता था, जबकि छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा माइनिंग डिपार्टमेंट से समझ लीजिए या उत्पादन के क्षेत्र में समझ लीजिए या जंगल के क्षेत्र में समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा अर्निंग देने वाला प्रदेश माना जाता था छत्तीसगढ़। तो उसका अलग होने के बाद से उसका फ़ायदा मिला। फ़ायदा मिलने के बाद से क्या हुआ है कि इसका दोहन जैसे हुआ, तो वो समय आते आते उसका दोहन ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि ये प्रदेश जो था छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत ही खनिज के माध्यम से अमीर माना जाता था। जैसे कोयला है, बॉक्साइड है, आपका लोहा है, आपके सारी चीज़ें जो है, वन है, वृक्ष हैं, ये मतलब जो था यहाँ पर सबसे ज़्यादा था। इसलिए इसका लोगों ने जो दोहन करके जो उठाया, इससे कम विकास हुआ। और विकास करने की बात किसकी होती है कि जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, वो जो है इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो आए, वो काम के नहीं आए। मेरा कहने का मतलब जो काम करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, और जो काम हो रहे हैं ये अपने आप हो रहे हैं, इनके करने से कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा कहना ये है। मध्य प्रदेश के समय में छत्तीसगढ़ में अकूत संपदा होने के बावजूद, अकूत संसाधन होने के बावजूद, क्या ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ का कहीं उपेक्षा की जा रही है छत्तीसगढ़ की? हाँ, की जा रही है उपेक्षा, और खास करके कोरबा के जो की जा रही है। यहाँ कोई प्रतिनिधि अभी तक सही मिला नहीं है, प्रतिनिधियों ने काम नहीं किया। आज रेलवे की हालत देख लीजिए, रेलवे में खाली कोयले की ढुलाई पे इनको 46 रोज टारगेट चाहिए। ट्रेनों के पैसेंजरों के लिए 0 ट्रेन है, कोई ट्रेन नहीं है, कोई टाइम से आती नहीं है, न कोई टाइम से आती है, न किसी से बात करोगे कोई ऑफिसर सुनने को तैयार है, न कोई प्रतिनिधि सुनने को तैयार है, क्योंकि प्रतिनिधियों को तो अपना भोपाल और इससे रायपुर से फुर्सत नहीं है। इनको खाली अपना टीएडीए मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, अपना मौज कर रहे हैं। पब्लिक का क्या है? पब्लिक तो मरे। एक ट्रेन की स्थिति देख लीजिए आप, 4-4 घंटा 6-6 घंटा रोज लेट आ रही है कोरबा से, और कोरबा छूट रही है। खाली मेंटेनेंस के नाम पे डाल देते हैं। क्यों इन मालगाड़ी को क्यों नहीं डालते मेंटेनेंस पे? रेलवे ने क्या किया यहाँ? रेलवे खाली कोयले का दोहन किया, कोयले में ट्रांसपोर्टिंग की, उसमें पैसा कमाया, और कम भंडार गवर्नमेंट का भर रही है। पब्लिक का कोई, किसी को भी न किसी राजनेता को चिंता है यहाँ की न हो रहा है।
जो भी यहाँ भी जितने भी साधन हैं प्राकृतिक ऑटोमेटिक आ रहे हैं, कोयले के कारण यहाँ प्लांट आ रहे हैं, एनटीपीसी है या एसटीपीपी है या बाल्को बॉक्साइड के कारण आया। कौन सा नया प्रोजेक्ट आया यहाँ पे? आने नहीं दे रहे हैं। चंदेल जी, क्या लगता है मध्य प्रदेश के समय के छत्तीसगढ़ में और नए छत्तीसगढ़ में कितना परिवर्तन हुआ है? क्या अभी भी आप ऐसा मानते हैं कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में पिछले 23 सालों में जो सरकारें रही हैं वो विफल साबित हुई हैं? जन आकांक्षाओं के अनुरूप तो पहले नेता का या प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि विकसित भारत, जो प्रतिनिधि है उसको यही नहीं मालूम कि विकसित 207 में से 193 देश यूएनओ में रजिस्टर्ड है और 193 में से विकसित देश 63 है और 63 में हमारे इंडिया का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। स्विट्जरलैंड सबसे टॉप में है, अमेरिका बहुत पीछे है। ठीक, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। पिछड़े देशों में 82 देश है और बाकी के बचे हुए विकासशील देश है। जब विकासशील देश हमारे भारत का है, उसी प्रकार से हम अब कोरबा के अपनी स्टेटस पे आते हैं कि हमको प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो ये जान सके कि किसी क्षेत्र का विकास कैसे होगा। या तो क्षेत्रफल से होगा या आर्थिक तौर से होगा या नहीं तो किसी और उन्नति से होगा। तो यहाँ पे संपदा बहुत है मगर उनको यही नहीं मालूम कि इस संपदा का कलेक्शन होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। वो राजनीतिक आदमी है मगर वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंडर में हो जाते हैं, जबकि राजनीतिक आदमी को अपनी जनता के प्रति सोचना चाहिए और उस धन को दूसरे जगह न लगवा के विकास में लगवाएगा तो अपना क्षेत्र ज़्यादा विकसित होगा। ऐसा प्रतिनिधि हमें चाहिए। अमीर धरती के गरीब लोग, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा था छत्तीसगढ़ की धरती अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। तो वो गरीबी अभी भी बनी हुई है छत्तीसगढ़ में या कुछ परिवर्तन आया है पांडे जी? परिवर्तन तो आया है, क्योंकि जितने गरीब थे उनका जो है अच्छा घर बन गया, उनको 35 किलो चावल मिल रहा है ना, और विकास अच्छे तरह से हो रहा है। छत्तीसगढ़ का अच्छा विकास हो रहा है। कितने संतुष्ट हैं आप छत्तीसगढ़ के वर्तमान विकास की गति से? छत्तीसगढ़ में विकास कुछ हद तक हो रहा है। जोगी जी के समय कुछ हुआ, उसके बाद में 15 साल रमन सिंह जी थे। रमन सिंह जी के समय में विकास बहुत अच्छा हुआ होने के लिए। अभी 5 साल में विकास की गति बहुत धीमी हो गई। छत्तीसगढ़ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोयला है, हीरा है, सोना है, हर चीज़ है। खनिज संपदा से भरपूर है छत्तीसगढ़। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि बन के जाता है वो सबसे पहले अपना सोचता है, जनता का सोचता ही नहीं। जैसे ही कुर्सी मिलती है, कुर्सी मिलने के बाद सोचता है मैं अपना कैसे बनाऊं, मैं इसको ऐसा अपना कैसे उपार्जन करूं, जनता का करूं, ये चीज़ तो उनके दिमाग में ही नहीं आता। तो छत्तीसगढ़ की जनता का विकास जब तक सही जनप्रतिनिधि नहीं मिलेगा तब तक विकास नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ को जब तक सही जनप्रतिनिधि नहीं मिलेगा तब तक छत्तीसगढ़ का विकास, समुचित विकास नहीं होगा। यहाँ क्या है, पैसे का सदुपयोग तो होता ही नहीं। पैसे का यदि सदुपयोग हो तो आज कोरबा जिला भरपूर संपदा का क्षेत्र है, भरपूर विकास करे। यहाँ तो जो आता है वो अपने भरने में लग जाता है। छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए। कोरबा जिला तो अपनी जगह है, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में गरीबों का विकास अभी कुछ हुआ है, मध्यम वर्गीय दबा है। मध्यम वर्गीय परिवार कहीं न कहीं दबे हुए हैं। कुछ दबे हुए नहीं है, सबको चावल मिल रहा है बढ़िया से, और मध्यम वर्गीय से जो ऊपर है उन लोग का भी विकास हो रहा है बढ़िया से। तो ऐसा तो चलता ही रहेगा लगता है मेरे को, जब तक कोई अच्छा प्रतिनिधि नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका कहना है कि बड़ों का विकास हो रहा है, अच्छा प्रतिनिधि नहीं है इसलिए? हाँ हाँ, क्या कहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कोई अच्छा प्रतिनिधि आए जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी ओर ध्यान दे अच्छे से,
जिससे उनका विकास सही अच्छे ढंग से हो। सब लाभ उठा रहे हैं अभी। सब लाभ उठा रहे हैं, अभी विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? क्या गुण होना चाहिए प्रतिनिधि में जो हर किसी को खुश रख सके? ऐसा है, इसमें जो आपका सवाल है कि भाई प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आपको पहले वाली बात याद होगी कि प्रतिनिधि जो होता था, ये राजनीति जो होती थी, ये सेवा के क्षेत्र में गिनती आता था पहले ही, और अब ये हो गया मेवा के क्षेत्र में गिनती हो गया। आज ये स्थिति हो रखी है कि पहले आपने सुना होगा कि एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं वहाँ से 85 पैसा रास्ते में गायब हो जाता है, 15 पैसा पहुँचता है वहाँ तक। वो बात पहले लागू थी। आज की स्थिति ये है कि जब से 5-7 साल से जब से ये अकाउंट बने हैं, जनधन योजना, जनधन अकाउंट के माध्यम से लोगों के पास पैसा कुछ पहुंचने लगा है। 100% पूरा पैसा उनके पास पहुंच रहा है। दूसरी बात कि जो आज 15 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठे हैं इस 5 साल 7 साल के अंदर में, जो गरीबी से बाहर आए हैं मतलब, तो मेरा कहना ये है कि जनप्रतिनिधि जो होना चाहिए वो आपको भी मालूम है और मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है कि भी जनप्रतिनिधि जब इतना आज 100 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो उसको पागल कुत्ता तो काटा नहीं है कि वो 100 करोड़ को वसूल नहीं करेगा, तो पहले वो वसूल करने में लग जाता है। आप अंदाज ये कर लीजिए जी, अभी मैंने जो पेपरों में समाचार जो पढ़ा उसके अंदर में मैंने देखा कि सांसद के पोस्टर लगे हुए हैं गांव में कि सांसद गायब है। ऐसा होना चाहिए क्या भाई? सांसद के पास 5 साल है, 5 साल में आप अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर या विधानसभा के अंदर आप नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर कि आप देखो कि जब 5 साल प्रतिनिधि रहता है तो कुछ नहीं बोलता है, और उस समय जो है बाद में जैसे बोलते हैं कि भाई राखड़ उड़ रहा है, राखड़ का इतना दोहन हो रहा है। पहले कहाँ गए थे आप 5 साल तक? कोरबा के बारे में बोल रहे हैं आप? के बारे में बोल रहा हूँ मैं भाई। कोरबा के बारे में जब कोई भी घपला होता है या भ्रष्टाचार होता है उस टाइम पे प्रतिनिधि नहीं बोलता, और जब समय आता है तो प्रतिनिधि बोलते हैं भाई हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो वो कौन सा समय आता है जब ये बोलते हैं? ये चुनाव का टाइम। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े मुद्दों को तरजीह देते हैं, उनको उठाते हैं। बाकी समय शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं एक तरह से। जनप्रतिनिधियों का भी ज़्यादा दोष नहीं मानता मैं, क्योंकि एक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बनने के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए। सबको वोट, एक वोट डालने के लिए सबको दारू चाहिए, सबको पैसे चाहिए। कहाँ से लाएगा जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि के पास कोई ऐसी खदान तो है नहीं जो अपना पैसा निकाल के देगा, तो उसको फिर जनता की कुछ नहीं पड़ी है, उसको अपनी पड़ी है। पहले अपना 100 करोड़ और 100 करोड़ का मुनाफा, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया कमाएगा तब 100 करोड़ खर्चा करेगा, नहीं तो वो बिकेगा। कोई भी एमएलए को खरीदेंगे उसमें अपना बिक जाएगा। जनप्रतिनिधियों का बिकना बड़ा सामान्य सा, अब लोग उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। क्या बोलते हैं आप? अब क्या बोले सर, जो बोल रहे हैं आप लोग तो सही बात बोल रहे हैं, अपन लोग अब क्या बोल पाएंगे। ठीक है सर। कुछ लोग कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, क्या समझते हैं आप इसको? किस बारे में पूछ रहे हो आप? उन्होंने कहा कि क्या बोल रहे हैं जनप्रतिनिधियों के बारे में। देखिए ऐसा है, जनप्रतिनिधि खर्च करता है, सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ तक ठीक है। उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि का एक दायित्व है। जिस क्षेत्र से वो जनप्रतिनिधि है उस क्षेत्र की जनता की चिंता करना उसका दायित्व है, और उसको समय समय पर जनता की आवाज़ सुने, काम हो ना हो ये बात का मुद्दा है। जनप्रतिनिधि कभी नहीं बोलने जाता, खाली उसकी सुन ले, उतने में वो खुश हो जाता है। लेकिन तो सुनने को ही उसके पास टाइम नहीं रहता। जब तक वो पद में है उसके पास टाइम नहीं है। पद से हटते साथ दोबारा जरूरत पड़ती है तो हाथ जोड़ के उसको याद आती है उस पब्लिक की, और फिर वो पब्लिक के पास जाता है। यही चीज पहले कर दे
तो पब्लिक खुश रहे, कोई इतनी खर्चे भी नहीं होंगे इतने। बीमारी तो यही है ना कि 5 साल आना नहीं है, खाली कमाना है। अब फिर जरूरत है तो पब्लिक के पास जाना है, तो पब्लिक भी देखती है अब आया है तो लूट लो जितना लूटना है। पब्लिक भी देखती है कि अब लूट लो जितना लूटना है, क्योंकि 5 साल में एक बार तो आता है जनप्रतिनिधि। क्या कहते हैं? तो पब्लिक को मौका ही इसी समय मिलता है उनको झुकाने का। और पब्लिक झुकाती भी है जनप्रतिनिधि को और उनसे उपहार भी लेती है मतदान के लिए। सब करते हैं, पैसा भी बंटता है, पाजेब भी बंटती है, दारू भी बंटती है, मुर्गे भी बंटते हैं, सब कुछ होता है। तो इसको कितना जायज़ मानते हैं आप? आप जब पैसे लेंगे, दारू पिएंगे, मुर्गा खाएंगे, उपहार लेंगे, तो जनप्रतिनिधि को आप दोष कैसे दे सकते हैं? लेने वाला तो लेगा ही, जब देखता है कि 5 साल इसको कुछ करना ही नहीं है तो अभी जो वसूल लो, बाकी समय तो उसका है ही नहीं। 5 साल तक जनप्रतिनिधि को कुछ करना नहीं है, इसलिए चुनाव के समय जो भी मिलता है वसूल लो। क्या कहते हैं चंदेल जी? सर, ऐसा ख्यालात लोगों का रहता है, मगर जनप्रतिनिधि की भी अपनी समस्याएं हैं। जनप्रतिनिधि को सबसे पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं किसके बदौलत आया हूँ और उसका वो ध्यान रखे। वसूले नहीं वसूले वो अलग बात है, अगर वो अपना स्वयं का थोड़ा बहुत ध्यान रखता है तो हमें कोई परहेज नहीं है, मगर जनता का ध्यान होना चाहिए। दाल में नमक होगा, भ्रष्टाचार की इतनी इजाज़त तो लोगों को दी जा सकती है, ऐसा? भ्रष्टाचार की नहीं सर, सहूलियत दी जा सकती है। जी हाँ, भ्रष्टाचार नहीं हम कहते, कि यानी कहते हैं कि करप्शन इज ए नथिंग टिप फॉर क्विक सर्विस। हम कहते हैं कि करप्शन मत कीजिए, अपनी सहूलियत के लिए कुछ अंश उठा लीजिए, वो हमें मान्य है। बात तो एक ही है। खैर, कोरबा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होना है। अ, आप लोग कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं कोरबा में? कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। कैसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या और भी दूसरे राजनीतिक दलों की बात। कोरबा का प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, परंतु कोरबा का प्रतिनिधि के लायक कोई भी आदमी अपना समय देखिए, भले आदमी का तो चुनाव में आना नहीं है। जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा उसको तो चुनाव लड़ना नहीं है। जो आदमी अपना कुछ निकालेगा, या जो मान लीजिए इतनी 8 विधानसभाएं हैं क्या कोरबा में, लोकसभा में कहाँ से आएगा? 8 विधानसभा में कितनी बूथ हैं, कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, हर कार्यकर्ता को खर्चा चाहिए, कहाँ से आएगा? क्यों लगाएगा? यदि भला आदमी है तो अपने बिजनेस करेगा, क्यों उसमें पैसा लगाएगा? तो जब कोई पैसे लगाना नहीं चाहता है तो टिकट मांगने की दौड़ में लोग शामिल क्यों होते हैं? कोई निमंत्रण तो देने पब्लिक नहीं जाती कि आइए आप नेतागिरी कीजिए, आप समाज सेवा कीजिए। आप ही चप्पल घिसते हैं किसी भी पार्टी की टिकट लेने के लिए और चुनाव मैदान में आते हैं, तो इसकी सजा आप पब्लिक को देंगे? उसकी सजा हम पब्लिक को नहीं देते, पब्लिक हमको सजा देती है। वो क्या है कि मान लीजिए मैंने चुनाव लड़ने की सोचा और मैं किसी भी चीज़ के लिए भाग दौड़ किया कि मेरे को टिकट चाहिए, मैं जनप्रतिनिधि काम करूंगा, पर जब तक टिकट नहीं मिली तब तक जनप्रतिनिधि हूँ मैं। जीत जाने के बाद मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं अपना मन का मालिक हूँ। एक साल भर अपने क्षेत्र में दौरा नहीं करेंगे, कहाँ से आएगा? इनको मीटिंग और उनसे फुर्सत नहीं है, क्योंकि इनको हवाई यात्रा मिलती हैं, अच्छे बंगले मिलते हैं, अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, अच्छा सरकारी रिटायरमेंट के समय के बाद भी इनको ज़िंदगी भर इनके बच्चों को इनको पेंशन मिलती है, अपने रिश्तेदार और इनको अपने काम में लगाने का रहता है, अच्छे अच्छे वधों में अपने रिश्तेदारों को फिट करते हैं। क्या है? अच्छा, कोरबा की बात बताइए। कोरबा में अभी पूरे देश में चुनाव हो रहा है, कोरबा में भी चुनाव होगा। कोरबा में कोई ऐसा किसी पार्टी का कोई नेता आपकी नज़र में है जो वास्तव में समाज सेवा करना चाहे? ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए किसी भी पार्टी से? मेरे को तो नहीं दिखता ऐसा जो समाज सेवी के यहाँ पैदा हुआ हो, क्योंकि कोरबा में प्रतिनिधि थोपा जाएगा बाहर से, ये पक्का तय है हर पार्टियों का, क्योंकि लोकल आएगा तो काम करना पड़ेगा उसको। तो कहाँ का कर दो, जैसे अभी परसों पेपर में आया था,
दुर्ग से सरोज पांडे और क्या क्या नाम आ रहे हैं, इनको थोपा जाएगा। मान लीजिए मेरे को थोड़ा काम है, मेरे को उनसे मिलना है, तो मैं क्या दुर्ग जाऊंगा, क्या भोपाल जाऊंगा, क्या दिल्ली जाऊंगा? काम हो नहीं किसी का भी, क्योंकि अगले को मिलना नहीं है। तो इसका आशय ये है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी का मतलब ये है कि 8 विधानसभा के मिला करके एक जो है लोकसभा बनती है। ऐसा नहीं है कि 8 विधानसभा में कोई जनप्रतिनिधि या सांसद बनने लायक आदमी नहीं है, सैकड़ों आदमी हैं। उसका चयन जो है अभी पार्टियां चल रही हैं। एक पार्टी में तो ऐसा चल रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा सा खुलासा करके बोलिए। ऐसा करके मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में तो अभी ये हाल चल रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। आपके कल की और परसों की रिपोर्ट जो है, ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जो आदमी जो है चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इससे बढ़ के दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इसका कारण क्या है, क्यों नहीं लड़ना चाहते लोग? कारण ये है कि इसका कारण शुक्ला जी ये है कि इसका कारण है राम मंदिर। जो राम मंदिर का फ्लो जो ऊपर आया है, उससे देख करके ये लग रहा है कि आज के दिन पूरे भारत के अंदर इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इतना ज़्यादा पड़ेगा कि अपनी फजीहत कराने के लिए कोई आदमी सामने नहीं आना चाह रहा है और ना आएगा। मेरे हिसाब से देख लेना आप, ये हाल होगा। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और अभी चंद दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में 5 साल तक चली उनकी सरकार। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता लोकसभा के चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री शामिल हैं उसमें, उप मुख्यमंत्री शामिल हैं उसमें, पूर्व गृह मंत्री शामिल हैं उसमें, पूर्व मंत्री शामिल हैं उसमें। क्या लगता है आपको कि अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के कारण ही लोग पीछे हट रहे हैं। कुछ लोगों ने जितने पैसा था अभी चुनाव में लगा दिया और सब हार गए। जितना कमाया हुआ था, अब वो अपनी पूंजी को खोना नहीं चाहते। जैसे मैं दुकान करता हूँ, मेरी दुकान में यदि घाटा होगा तो मैं कितना दिन चलाऊंगा? ये तो एक जुआ है, ब्लैंक जुआ है। आज की राजनीतिक जो है जुआ है। भले आदमी का तो काम है नहीं, जो सब साम दंड भेद जो जानता हो वो राजनीतिक में आए और वो करे। राजनीति भले आदमी का काम नहीं है। नहीं सर, भले आदमी का ही काम है। अगर भले आदमी अगर भाग जाएंगे तो हमारे ग्राम का, हमारे जिले का, हमारे देश का विकास कैसे होगा? जो प्रतिनिधि आता है उसको सिस्टम में रहना पड़ेगा। एक, अगर कोई समस्या कोई लेके अगर आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ये सिखाना है कि भाई कि आपके पास ग्राम है, ग्राम सभा है, आपके पास पंच है, पहले आप अपनी समस्या को वहाँ रखिए, उसके बाद में ऊपर आइए धीरे धीरे। तो हमारे पास स्पुतनिक होके आएगा, निष्कर्ष लेके आओगे तो हम आपकी समस्या को हल कर देंगे। व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, पहले जड़ से आपको ऊपर में आना है समस्या के साथ, सीधे जाके प्रतिनिधि से नहीं मिलना है। इसीलिए प्रतिनिधि परेशान हो जाता है। राम मंदिर का कितना असर रहेगा इस चुनाव में? राम मंदिर, राम जो है वो हमारे इष्ट है, हमारे पूर्वज है। ये तो सिर्फ ये बता रहा है, ये विकास जो धरती के ऊपर जो विकास हुआ ये बता रहा है कि हमने अपने बुजुर्गों को सम्मान दिया है, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसको हमने सफल बनाया है। इसका चुनाव पर भी कोई असर पड़ेगा? चुनाव पे असर ये पड़ेगा कि जो राजनीतिक वरिष्ठ लोग हैं, जैसे विशेष तौर से यूपी के हेड और हमारे हिंदुस्तान के हेड, ठीक, मोदी जी, योगी जी, इन लोगों ने जो करिश्मा किया है और जो मेहनत की है, वो चाहे जिस पार्टी के हो, मगर जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग कहेंगे इसको वोट दो। तो छवि उनकी पार्टी से भी ऊपर हो गई है। ऐसे ही प्रतिनिधि हर क्षेत्र का ऐसा ही होना चाहिए कि जिसको लगे कि ये कोरबा का प्रतिनिधि है या इसकी वजह से कोरबा जाना जाता है, तभी समझिए कि क्षेत्र का विकास होगा। योगी और मोदी का मैजिक चलेगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल चलेगा। आज मेरी उम्र है 60 साल से ऊपर। मैंने अपनी उम्र में या अपने लाइफ में
ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था मोदी और योगी के जैसा। उन्होंने जो आज सनातन के लिए काम किया है या हिंदुत्व के लिए काम किया है, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया था और ना आएगा। 5 सालों में भूपेश ने जो भ्रष्टाचारी सरकार चलाई है, उसके चलते कांग्रेस की छवि बहुत ज़्यादा बिगड़ी है और इसी वजह से कोई भी कांग्रेस से लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जो काम किया हो या सनातन का जो भी काम किया है, इसकी लहर चलेगी या नहीं चलेगी। क्या कहते हैं? लहर है, लेकिन इसको लहर को रोकने के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी प्रयास इनके जारी हैं 32-33 पार्टियों के। ये अगर कुछ प्रयास करेंगे तो बात दूसरी है, नहीं तो लहर तो रहेगी इनकी, लहर चलेगी इनकी। आखिरी चीजें, छत्तीसगढ़ में पिछले 23 सालों में क्या परिवर्तन महसूस किया आप लोगों ने? कुछ बदलाव नजर आता है आपको 23 सालों में? 23 सालों में बदलाव तो हुआ है, जैसे सड़क का बदलाव हुआ है, नेशनल हाईवे के रोड जो हैं ज़बरदस्त बने हैं। आने वाले समय में जो है रेलवे में बदलाव देने के चल रहा है इनका कि वंदे भारत वगैरह गाड़ियां जो चली हैं, इससे फ़र्क तो पड़ा है और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि और पड़ेगा। उम्मीद जो है और पड़ना चाहिए उम्मीद। और मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए आप, इन्होंने 5-5, 6-6 तो छत्तीसगढ़ में 11 कॉलेज दिए हैं, मेडिकल कॉलेज। इससे फ़र्क तो पड़ा है। छत्तीसगढ़ में काफी कुछ बदला है। जी हाँ सर, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में भी पहले ये था कि मंदिर बनाने से, रोड बनाने से या पर्यावरण से संबंधित काम करने से कुछ नहीं होगा। हमको तो सिर्फ प्लेन से इस देश से उधर जाओ, फॉरेन में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, मगर ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का वो वर्ड मुझे आज से 40 साल पहले ख्याल आता है, जब हम लोग नागपुर में पढ़ते थे। उन्होंने बोला हमारे धरती का विकास, हमारे देश का विकास तब होगा जब हम रोड बनाएंगे, चाहे हम लोन लेके भीख मांग के रोड बना दे, और उसके बाद में फिर देखिएगा कि वो सारा कर्जा हम लौटा देंगे। तो वही परिवर्तन जो 50 साल पहले वो बोल रहे थे, लोगों के ज्ञान चक्षु अभी खुले हैं। और उन्होंने, चाहे मोदी जी ने वहाँ से लोन ले लिया, इसको लोन ले लिया, जो भी है। छत्तीसगढ़ की बताइए, हाँ, तो छत्तीसगढ़ में क्या परिवर्तन आया ठीक है। 23 साल में? तो छत्तीसगढ़ में ये परिवर्तन आया कि लोग पहले ये सोचते थे कि सिर्फ छत्तीसगढ़ रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक है मेन रोड, मगर अब गली गली अंदर तक अगर आप जाते हैं, दंतेवाड़ा पहले, जगदलपुर पहले 1 जिला था, आज 8 जिले हो गए। उसका इतना भरपूर विकास हो गया है, भरपूर विकास हो गया कि कुछ कहते नहीं बनता। छत्तीसगढ़ का बहुत विकास हुआ। आगे क्या अपेक्षाएं हैं युवा छत्तीसगढ़ की? आगे के लिए क्या अपेक्षाएं हैं? यहाँ एक तो पर्यावरण, सौंदर्य, घूमने के लिए पिकनिक स्पॉट, ये सब का विकास होना चाहिए। हर जगह, हर रोड, हर गली, रेलवे व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। रेलवे की और सुविधा देनी चाहिए कोरबा जिला को। छत्तीसगढ़ के 23 सालों के विकास से यहाँ जो परिवर्तन आया है, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट 25% संतुष्ट हैं। आने वाला समय विकास का ये है कि यहाँ पर जो है फूड पार्क के माध्यम से जो यहाँ का उत्पादन है, खाने पीने का जो उत्पादन होता है, इसके बारे में फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। और इसमें बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और उससे जो है छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश का जो है विकास होगा। इस विकास के कारण ही आगे ये सरकार चल रही है, सेंट्रल जो है काम कर रहा है। आने वाले समय में बहुत सी यहाँ पर इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। यहाँ पर आज के दिन तो कोरबा जिला का तो विकास रुका हुआ है, एक भी फैक्ट्री या एक भी काम यहाँ पर नहीं है।
रही बात पॉल्यूशन की, भाई साहब ने जो कहा कि पॉल्यूशन खाते खाते हमें 60 साल हो गया यहाँ पर जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इससे इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ पर इनको काम करना चाहिए, ताकि आने वाला विकास और ज़्यादा हो। कोरबा से आदमी छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। और रही बात विकास की, जो आपने कहा, विकास तो हुआ। पहले हमको रायपुर जाने में 6 घंटे लगते थे, अभी मात्र 3 घंटे लगते हैं। लेकिन खाली रोड का विकास होने से विकास नहीं होगा। यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार, जो बेरोजगारी जो घूम रहे हैं आदमी, इनके लिए उद्योगों का आना चाहिए, और फूड पार्क तरीके जो काम है वो इनको यहाँ पर बनाने चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के विकास से, अब तक के विकास से कितने संतुष्ट हैं? इसके विकास में छत्तीसगढ़ का अभी तक 23 सालों में जो विकास हुआ है, यहाँ जो काम हुए हैं, यहाँ जो परिवर्तन नजर आता है, वो आप कितने संतुष्ट हैं उससे? मैं 25% संतुष्ट हूँ इसमें, क्योंकि 23 साल में हर चीज़ का रेट बदली हो गया, हर ज़मीनों का जायदाद बढ़ गया, हर गवर्नमेंट की पॉलिसी बढ़ गई। 23 सालों में जो भी हुआ उससे विकास तो होगा उतना, परंतु जो 100% जितना विकास होना चाहिए, या 50% 60% होना चाहिए, उतना नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि कहीं जनप्रतिनिधि नहीं है। जिस घर का कोई मालिक नहीं हो, जिस गांव का, उसमें ऐसे ही होता है, जो आया सो आया, गया सो गया। अभी आपने सुना कि छत्तीसगढ़ का विकास तो हुआ है, लेकिन उस विकास से हमारे प्रदेश के बुजुर्ग संतुष्ट नहीं हैं, और बहुत सी आवश्यकताएं हैं छत्तीसगढ़ की, जो आगे जाकर पूरी की जाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। कोरबा से कैमरामैन रमेश यादव के साथ गेंदलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।